नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे विधानसभा में आमने सामने आए उद्धव और एकनाथ शिंदे। कैसे अब शिंदे ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। बजट में लाड़की बहन योजना पर क्यों मेहरबान हुई फडणवीस सरकार। क्या है महाराष्ट्र में उद्धव का नया नारा और सीएम योगी पर क्या बोले संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा लॉबी में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का आमना सामना। जो हुआ उसे देखते रह गए देवेंद्र फडणवीस। औरंगजेब की कब्र को हटाने पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। बोले सभी इसे हटाने के पक्ष में, लेकिन कानून के दायरे में हटानी होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक रवींद्र धंगेकर का पार्टी से इस्तीफा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल। उद्धव ठाकरे ने निकाला बीजेपी के जय श्री राम का तोड़। शिव सैनिकों से बोले जय शिवाजी जय भवानी से दे जवाब। वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया पहला बजट। लाड़की बहन योजना को दिए 36,000 करोड़। विपक्ष ने मचाया हंगामा। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के आमने सामने की। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियां सोमवार के दिन खुलकर सामने आ गई। दोनों नेता महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में एक दूसरे के सामने आए, लेकिन एकनाथ शिंदे मुंह फेर के उद्धव के सामने से निकल गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद दोनों के बीच अनबन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान जब उद्धव ठाकरे विधानसभा की लॉबी में थे, उसी दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ वहां से गुजर रहे थे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को देखकर नमस्कार किया, लेकिन पीछे से आ रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को देखकर मुंह फेर लिया और आगे निकल गए। इसके बाद अजीत पवार भी मुस्कुराकर उद्धव ठाकरे से मिले। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक वक्त पर शिवसेना के सबसे अहम नेताओं में शामिल थे। उद्धव शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने भी राजनीति के गुर उनसे ही सीखे हैं। लंबे वक्त तक दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाला साहब के निधन के बाद दोनों के बीच टकराव हुआ, अनबन हो गई। ऐसे में जब उद्धव ने बीजेपी छोड़ शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो कुछ महीने बाद ही शिंदे बागी हो गए। पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। वो मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ होने के चलते शिवसेना पार्टी उनकी हो गई। ऐसे में उद्धव गुट को शिवसेना यूबीटी नाम दिया गया है। अब शिंदे की शिवसेना महायुति का हिस्सा है, जबकि उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाकुंभ 2025 में एकनाथ शिंदे ने डुबकी लगाई थी। उनके डुबकी लगाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा गौरव दिवस पर पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि गंगा में कई बार डुबकी लगाने से भी विश्वासघाती का टैग नहीं हटने वाला है। उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना कहा था, आप महाराष्ट्र को धोखा देते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं, इससे किसी का पाप नहीं धुलता। गंगा में कई बार डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती होने का ठप्पा कैसे जाएगा। और खबरों में आप बात औरंगजेब की कब्र पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सतारा सीट से बीजेपी के सांसद और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा, क्योंकि ये एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने हाल ही में मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी के इसी बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इसके अलावा अबू आजमी को 26 मार्च को बजट सत्र की समाप्ति तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कहा था, गलत इतिहास दिखाया जा रहा है।
औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं थे। बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसकी सिपहसालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो औरंगजेब ने उस सिपहसालार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला था। बाद में उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर उन्हें भेंट की। वो अच्छे प्रशासक थे और जो उन्होंने किया वो सही। अगर कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। अबू आजमी ने यह भी कहा था कि औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। औरंगजेब उनके लिए गलत नहीं था, उसने कई मंदिर भी बनवाए थे। इतिहास में कई गलत चीजें बताई गई हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने कहा था कि अगर किसी को उनकी टिप्पणी से ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। उन्होंने माफी भी मांगी थी और खत भी लिखा था कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता जो यहाँ पर निलंबित की गई है उसे वापस ले लिया जाए। लेकिन तीर से निकला हुआ कमान और जुबान से निकले हुए बाण कभी वापस नहीं होते और वही अबू आजमी के साथ हुआ। फिलहाल तो अबू आजमी को महाराष्ट्र से भी बाहर निकालने की बात की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रविंद्र धंगेकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वो शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र धंगेकर ने सोमवार को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की बात की। पिछले कुछ महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि साल 2023 में महाराष्ट्र के पुणे जिले की कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने वाले धंगेकर सत्ता पर काबिज शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पुणे सीट से चुनावी जंग में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के मुरलीधर मोहोल से हार गए थे। इसके बाद 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने कस्बा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी के हेमंत रासने ने उन्हें हराया। 2023 के कस्बा उपचुनाव में धंगेकर ने रासने को हराया था। धंगेकर ने मीडिया से कहा है कि वो सोमवार शाम डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद वो शिवसेना में शामिल होने को लेकर अंतिम फैसला ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने शिंदे और शिवसेना के मंत्री उदय सामंत से मुलाकात की थी, जिन्हें उन्हें साथ काम करने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ना दुखद है। चुनावों में सभी ने मेरे लिए मेहनत की, लेकिन मेरे समर्थकों और मतदाताओं की भावना है कि मुझे ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कस्बा इलाके में विकास कार्य हो सके। खबरों में आगे का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी के पसंदीदा जय श्री राम नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से देने को कहा है। मुलुंड में एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर कोई जय श्री राम कहता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने ना दें। बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किया है उसके लिए मैं बीजेपी को माफ नहीं करूंगा। उनकी वजह से बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया। उद्धव ठाकरे ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर भी बीजेपी के रुख का हवाला देते हुए देश को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी नेता एक वक्त में पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों का विरोध करते थे, वहीं भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। शिवसेना प्रमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाल ही में विधानसभा में दिए गए उस तंज का भी जवाब दिया जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दूं। उन्होंने जवाब में कहा कि फडणवीस आप कभी उद्धव ठाकरे बन भी नहीं सकते। और खबरों के आखिर में बात महाराष्ट्र के बजट की। वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में कृषि, सड़क परियोजना, परिवहन, कारोबार, युवा और महिलाओं पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए अजीत पवार ने 36,000 करोड़ का प्रावधान किया। पहले यह बजट 23,232 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 तक 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र यानी ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का भी इस बजट में फैसला किया गया। 7 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवसाय केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नई पीढ़ी को रोजगार के मौके देने के लिए और राज्य को इनोवेशन में आगे ले जाने के लिए नवी मुंबई में 250 एकड़ क्षेत्र में एक इनोवेशन सिटी भी बनाई जाएगी। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का दूसरा चरण 21 जिलों के 7,210 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है और साल 2025-26 में इस परियोजना के लिए 351 करोड़ 42 लाख रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन किया गया। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत भी अगले 2 सालों के लिए 2,13,625 लाभार्थी किसानों को 255 करोड़ रुपए का फंड देने का भी ऐलान किया गया।
मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले 23,232 करोड़ था, इसे अब बढ़ा दिया गया है। चुनाव के दौरान महायुति ने 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था और इस साल जनजातीय विकास योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है कि पिछले साल की तुलना में 40% इजाफा इसमें किया गया है। जनजातीय योजना की तर्ज पर धनगर और गोवारी समुदायों के लिए कुल 22 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम समुदायों के विकास के लिए भी कई योजनाएं जो हैं वो लागू की जा रही है। अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है। इस संगठन के लिए भी पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी। लड़कियों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क जो है वो 100% हिस्सा सरकार देगी। ये फायदा उन छात्राओं को दिया जा रहा है जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के जरिए मान्यता प्राप्त हाई और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेती है और जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। यानी महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। लाड़की बहन योजना का बजट ज्यादा किया गया है। इसके साथ ही 1,500 रुपए से 2,100 रुपए हर महिला को देने का जो ऐलान चुनावों में किया गया था, उसे भी इस बजट में अमली जामा पहनाया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।